नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। यहां पर हम आपको कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण की तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रही हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे चावल की सरकारी खरीद पर, जानेंगे मसाला उत्पादन के बारे में, बताएंगे कि क्यों इस सर्दी का असर गेहूं और जौ पर पड़ रहा है, समझेंगे उत्तर प्रदेश किसान कैसे अपने फलों से मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही बताएंगे गोवा सरकार के बड़े फैसले के बारे में। एक तरफ जहां इस साल चावल के उत्पादन में कटौती होने की आशंका बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चावल की सरकारी खरीद में इजाफा देखा जा रहा है। चावल की सरकारी खरीद 200 लाख टन से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस साल सरकारी एजेंसियों में चावल की खरीद में इजाफा हो रहा है। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो सीजन की सरकारी खरीद 320 लाख टन के पार पहुंच सकती है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने अब तक देश भर से करीब 200 लाख टन चावल की खरीद कर ली है, जो पिछले साल समान अवधि के मुकाबले करीब 31% ज्यादा है। जबकि पिछले साल इस दौरान देश भर में सिर्फ 152.9 लाख टन चावल की खरीद हो पाई थी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पहले एडवांस अनुमान में चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घटने का आंकड़ा जारी किया है। पिछले 2 सालों में गुजरात धनिया उत्पादक राज्य के तौर पर उभरा है। इस साल भी गुजरात में मसालों के पैदावार का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। आने वाले सालों में गुजरात देश के नंबर 1 मसाला उत्पादक राज्यों में भी शामिल हो सकता है। देश के सबसे बड़े जीरा और धनिया उत्पादक राज्य के तौर पर उभरते हुए गुजरात में इस साल जीरे की बुआई का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। गुजरात कृषि निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2.93 लाख हेक्टेयर में जीरे की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 2.64 लाख हेक्टेयर में ही जीरे की फसल लग पाई थी। इस साल रकबे में हुई बढ़ोतरी की वजह से राज्य में जीरे का उत्पादन भी बढ़ सकता है। पिछले साल राज्य में 1.97 लाख टन जीरे का उत्पादन हुआ था। वहीं इस साल राज्य में धनिये का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इस साल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जहां चने की बम्पर खेती हो रही है, वहीं कृषि विभाग के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल देश में चने का उत्पादन घट सकता है। इस साल मध्य प्रदेश में चने की बुआई का रकबा बढ़ा है। वहीं कर्नाटक में भी चने की बुआई ज्यादा होने के बाद भी चने के उत्पादन में कमी आने की आशंका बनी हुई है। कर्नाटक कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल करीब 15 लाख हेक्टेयर में चने की खेती लग चुकी है। वहीं पिछले साल राज्य में सिर्फ 9.3 लाख हेक्टेयर में ही चने की खेती हुई थी। इसके बावजूद भी चने के उत्पादन में कमी की संभावना बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में चने का ये आंकड़ा 14 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा का है। गुजरात की मंडियों में कैस्टर सीड की नई फसल की आवक शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वायदा और हाजिर बाजार में कैस्टर सीड की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गुजरात की मेहसाणा और दीसा मंडियों में कैस्टर सीड की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। इस साल गुजरात में कैस्टर सीड के उत्पादन में भी तेजी देखी जा रही है। गुजरात कृषि निदेशालय के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान राज्य में 14.65 लाख टन कैस्टर सीड का उत्पादन हो सकता है। उत्पादन में बढ़ोतरी और आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की संभावना से कैस्टर सीड की कीमतों में गिरावट बनी रह सकती है। वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी अंत तक कैस्टर सीड का भाव 3,300 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे आ सकता है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसलों के साथ ही खेत की मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते इस समय देश भर में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ भूमि कृषि कर सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम जैविक मिशन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनबलागन ने बताया कि दिसंबर के आखिर में सिक्किम ने पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को गंगटोक में होने वाले टिकाऊ कृषि सम्मेलन जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की है।
12 साल पहले पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में सिक्किम को जैविक कृषि राज्य बनाने का फैसला किया था। इसके बाद कृषि योग्य भूमि के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और उनकी बिक्री को भी बंद कर दिया गया था। इससे किसानों के पास जैविक अपनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। खराब मौसम के चलते रबी सीजन की तिलहन फसल उत्पादन में भारी गिरावट आने का आंकड़ा दिख रहा है। हालांकि सरसों के रकबे में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अब भी इसका आंकड़ा पिछले साल के मुताबिक 3% तक पिछड़ा हुआ है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सरसों की बुआई में सीजन की शुरुआत में जो भारी कमी देखने को मिली थी, वो कुछ हद तक दूर हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 7 दिसंबर तक देश भर में सरसों का रकबा 62.75 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले साल से तुलना की जाए तो सरसों की बुआई क्षेत्रफल अब भी 3% से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछले साल इस दौरान देश भर में करीब 64.84 लाख हेक्टेयर में सरसों की फसल लग चुकी थी। सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्य राजस्थान में 24.40 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 11.22 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। जबकि हरियाणा में इस साल सरसों की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। खराब मौसम की मार इस साल सभी फसलों पर दिखाई दे रही है। इससे फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में इनके दामों में इजाफा ला सकती है। इसी के चलते केंद्र सरकार सभी राज्यों में गेहूं की फसल का सर्वे करा रही है। जिस प्रकार से मौसम की बेरुखी चल रही है, उसको देखते हुए अब केंद्र सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्यों में मौसम की बेरुखी से फसल के आकलन के लिए दल भेज रही है। ये दल राज्यों में उत्पादक क्षेत्रों में आकलन करेगा कि वर्तमान मौसम में गेहूं की फसल को कितना नुकसान हो रहा है। तापमान में अधिकता बनी रहने से इस साल गेहूं की फसल कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके साथ ही इस साल गेहूं की बुआई में भी कमी आई है। आने वाले दिनों में गेहूं के दामों में भी महंगाई की आशंका बनी रहेगी। हालांकि नई फसल का गेहूं मार्च अप्रैल तक आएगा। अधिकांश कारोबारियों का ध्यान इस बार गेहूं की उपलब्धता और उसके भावों पर टिका हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसान और आम जनता के लिए सरकार के उठाए गए कुछ खास कदमों के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी बीमा योजना को भारतीय बीमा योजना के नाम से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अगले 2 से 3-4 सालों में करीब 50% किसानों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इस समय कुल फसल रकबे का 19.4 करोड़ हेक्टेयर का ही बीमा हो पाता है, जो कि कुल फसल का सिर्फ 23% हिस्सा ही होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। किसान जिस भी फसल का उत्पादन करते हैं, चाहे वो फल हो या फिर सब्जी या फिर अनाज, उन्हें उस फसल का उचित मूल्य तो दूर, उसकी लागत भी बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है। उनके फसल का सारा फायदा सीधे व्यापारियों को ही मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान अब खुद ही अपनी फसल से अपना मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को फल और सब्जियों के उत्पादन का सही दाम मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत देश भर में वातानुकूलित रिटेल मार्केट की स्थापना और उत्पादन क्लस्टर में कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जा रही है। रिटेल मार्केट के तहत किसानों के लिए गाँव और कस्बों में एयर कंडीशन सेल सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा उत्पादन क्लस्टर में कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां पर किसानों को फल और सब्जियों को धोने, छांटने और उनकी पैकिंग करने जैसी व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिए किसान खुद ही अपने फल और सब्जियों की पैकिंग करके सीधे बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो इसका सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ता है। किसानों को आपदा की मार न सहनी पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसे भारतीय बीमा योजना के नाम से इस खरीफ सत्र में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी बीमा योजना को भारतीय बीमा योजना के नाम से शुरू कर दिया गया है।
इस योजना के तहत अगले 2 से 3-4 सालों में करीब 50% किसानों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इस समय कुल फसल रकबे का 19.4 करोड़ हेक्टेयर का ही बीमा हो पाता है, जो कि कुल फसल का सिर्फ 23% हिस्सा ही होती है। नई योजना में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश समेत बहुत सी आपदाओं के लिए खेत स्तर पर आंकलन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक किसान को बीमा राशि सुनिश्चित तरीके से दी जा सके। नई योजना में दावों का निपटान नुकसान के आकलन के 30 से 45 दिनों के अंदर ही किया जाएगा। गोवा ऐसा शहर है जहां की पहचान समंदर और रेत से होती है। साथ ही इस शहर को अपनी एक अलग पहचान नारियल के पेड़ से भी मिलती है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में गोवा में नारियल के पेड़ों की संख्या घट जाए। गोवा सरकार ने नारियल के पेड़ को पेड़ मानने से इनकार कर दिया है और इसके चलते नारियल के पेड़ों को काटने का रास्ता साफ हो गया है। विपक्ष के साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश में रियल एस्टेट के लिए नारियल के जंगल साफ कर दिए जाएंगे। गोवा सरकार ने दावा किया है कि पहले की सरकारों ने नारियल को गलती से पेड़ की श्रेणी में डाल दिया था। वहीं गोवा में नारियल के खाने पीने की चीजें मशहूर तो हैं ही, साथ ही नारियल के खोल के कई तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम भी बनाए जाते हैं। कृषि विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर जमीन पर नारियल के पेड़ हैं, जिससे हर साल 13 लाख नारियल का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को सूखे से राहत दिलाने के लिए 1256 करोड़ रुपए की राशि दी है। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों और ग्रामीणों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सरगुजा और बलौदाबाजार जिले को छोड़ बाकी सभी जिलों के लिए 309 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे पहले सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के लिए 165 करोड़ रुपए जारी किए थे। सूखा प्रभावित किसानों को असिंचित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए और सिंचित भूमि के लिए 9,000 रुपए की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में चालू वर्ष के भू राजस्व और सिंचाई कर को भी माफ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में देश भर में दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जिसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ किया। देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से लगभग 1.4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर चिंता जताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले उन्हें उचित प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की है, जिसके तहत दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वेबसाइट शुरू की जा रही है और अगले 5 सालों में देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए राशि खर्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के सिमगा क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में इन सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रस्तावों को अपनी मंजूरी देते हुए प्रदेश में 3,198 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 342 किलोमीटर होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सिमगा में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस आयोजन में केंद्रीय इस्पात मंत्री एवं खान राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत, रायपुर के लोकसभा सांसद रमेश बैस के साथ तमाम मंत्री विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अश्विनी पेयजल परियोजना शुरू की गई है।
लेकिन इस परियोजना संयंत्र में सीवरेज का गंदा पानी मिलने के कारण शिमला के लोगों में पीलिया जैसी महामारी का स्तर बढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कुछ हफ्तों से पीलिया पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। शिमला में इस समय पीलिया पीड़ित लोगों की संख्या का आंकड़ा 500 से भी ज्यादा का हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संदेह जताया है कि पीने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिलने से ही पीलिया फैलता जा रहा है। उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में जानकारी लेते हुए राज्य सरकार से इसकी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। वहीं शिमला स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पीलिया के अधिकतर मरीज छोटा शिमला, विकास नगर, न्यू शिमला और कुसुमपति में देखे जा रहे हैं। फिलहाल पीलिया की रोकथाम के लिए अश्विनी पेयजल परियोजना संयंत्र को भी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश जारी में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और भारत सरकार की कुछ खास सुविधाओं के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी बीमा योजना को भारतीय बीमा योजना के नाम से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अगले 2 से 3-4 सालों में करीब 50% किसानों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इस समय कुल फसल रकबे का 19.4 करोड़ हेक्टेयर का ही बीमा हो पाता है, जो कि कुल फसल का सिर्फ 23% हिस्सा ही होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश जारी में। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे में ई सक्षम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम TMC के मोबाइल एप्लीकेशन और उत्तर रेलवे में ट्रैक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। इन सिस्टम के जरिए रेलवे के कामकाज को सुचारू रूप से किया जा सकेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल भवन नई दिल्ली में भारतीय रेलवे में ई सक्षम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS पर मोबाइल एप्लीकेशन और उत्तर रेलवे ट्रैक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। रेल बोर्ड के अध्यक्ष AK मित्तल, रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग सदस्य VK गुप्ता और बोर्ड के अन्य सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ई सक्षम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियर के विभाग के ई वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसे भारतीय रेलवे के 68 डिवीजनों में लागू किया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 1 से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन किताबें तो पहले से ही मुहैया करा रही थी, लेकिन अब जल्द ही इसी तर्ज पर उच्च शिक्षा के छात्र भी ऑनलाइन किताबों को पढ़ने की सुविधा मुफ्त में पा सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को CBSE की तर्ज पर ऑनलाइन अध्ययन सामग्री फ्री में मिलेगी। इसके तहत 12,000 ई किताबें निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए छात्र इसका उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के पहले चरण में उच्च शिक्षा के लिए 12,000 शिक्षा मॉड्यूल और कोर्स मटेरियल को ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। भारत के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन इन स्थलों की सही जानकारी न होने के कारण पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए भारतीय पुरातात्विक एक ऐसा पोर्टल बनाने वाले हैं जिनमें इन स्थलों की तमाम जानकारी लोगों तक स्मार्टफोन के जरिए पहुंचा सकेंगे। जल्द ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे अपने संरक्षण के लिए एक ऐसा पोर्टल लाने वाली है जिसके जरिए भारत के सभी जरूरी ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करके उनकी तमाम जानकारियां लोगों को उनके स्मार्टफोन पर ही देने वाले हैं। इस पोर्टल को लागू करने का मकसद यूनेस्को की अंतरिम सूची, टिकट और अन्य गैर टिकट वाले स्मारक स्थलों की पहचान की जाएगी। इन स्थलों का चयन उनकी कलाकृति, रूपरेखा और अतीत में सभ्यता से जुड़े अनूठे लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। इस पोर्टल में सभी स्मारक स्थल के बारे में संक्षिप्त इतिहास, मौसम की स्थितियां, खुलने और बंद होने का समय, स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं जैसी तमाम जानकारियां दी जाएंगी। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी नागरिक इस पोर्टल की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि मां की संपत्ति में उसकी बेटियों का पूरा हक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर के एक मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अगर पति की मृत्यु के बाद उसके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं होगा तो वो सारी संपत्ति विधवा पत्नी के नाम पर हो जाएगी, जिसमें बेटियों का कोई हक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है
कि पति की मृत्यु के बाद अगर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो पूरी संपत्ति उसकी विधवा पत्नी के नाम हो जाएगी। इसमें पुत्रियों का कोई हक नहीं होगा। ये व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को मात्र चौथाई हिस्सा देने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस RS नारीमन की पीठ ने कहा है कि हिंदू कानून में महिलाओं के अधिकार अधिनियम 1933 की धारा 8(1)D में प्रावधान में स्पष्ट है कि अगर पति की मौत के बाद परिवार में कोई पुत्र वारिस नहीं है और पत्नी अकेली ही है तो उस स्थिति में वो पूरी संपत्ति की मालकिन होगी। इसमें विवाहित या अविवाहित पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं होगा। बिहार सरकार ने एक तरफ जहां राज्य में शराब को बैन करके लोगों से वाहवाही लूटी है, वहीं राज्य सरकार ने समोसा, कचौड़ी और नमकीन जैसी खाने वाली चीजों को विलासिता वाली वस्तुओं की सूची में डालकर उन पर खरी टैक्स लगा दिया है, जिसका असर लोगों की जेबों पर सीधे पड़ रहा है। बिहार सरकार अब समोसा, कचौड़ी पर भी टैक्स वसूलने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार के इस फैसले के मुताबिक सूखे मेवे, समोसा, कचौड़ी, नमकीन, भुजिया, आलू चिप्स जैसी खाने की चीजों पर अब 13.5% टैक्स देना होगा। पहले राज्य सरकार समोसा और कचौड़ी पर कोई टैक्स नहीं लेती थी। इसके अलावा 2000 रुपए या उससे महंगी साड़ियों और 500 रुपए मीटर से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 5% टैक्स देना होगा। साथ ही सरकार ने मच्छर मारने की दवा, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, बिजली का सामान, कंप्यूटर, रेत जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने उपलब्धियों और लक्ष्यों पर चर्चा की। अधिक से अधिक विज्ञान का प्रयोग करते हुए लोगों की सेहत पर जोर देते हुए वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल रिसर्च ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नई बीमारियों का सस्ता और सरल इलाज भी खोजा है। साथ ही पर्यावरण के दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, इस पर परीक्षण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। केंद्रीय अनुसंधान विभाग की सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की बीमारियां स्वच्छ जल और पर्यावरण की चुनौती की वजह से तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए प्राथमिक रूप से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 15-20 साल पहले जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस थी, डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, सबसे ज़्यादा मौत ऐसे इन्हीं इन्फेक्शन से होती थी। अब वो बदल गया है और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ये आगे बढ़ रहा है और इसका ये वजह है कि जो उसकी रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ और स्मोकिंग और अल्कोहल, ये बढ़ रही हैं। इनको टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये both in rural and in urban areas. So we have to tackle the basic risk factors. तो प्राइमरी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे जाने का। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या है फायदे की बात, उन्हें जानने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।